हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल। ये टॉपिक कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए, बिकॉज आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल रहने वाला है। नाउ द टॉपिक इज अबाउट टॉम हॉक मिसाइल। टॉम हॉक मिसाइल एक अमेरिकन मिसाइल है और हाल ही में जापान ने एक डील साइन किया है अमेरिका के साथ कि जापान 400 लॉन्ग रेंज टॉम हॉक मिसाइल अमेरिका से परचेज करेगा। तो टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टॉम हॉक मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ ए रशियन मेड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ डिजाइन टू फ्लाई एट अ लो एल्टीट्यूड मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट ऑन अ रडार। तो ये दो स्टेटमेंट आपको यहाँ दिए गए हैं। पहला तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सही है या नहीं है। 4 ऑप्शंस आर गिवन। राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल्ड एनालिसिस में। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट टॉम हॉक मिसाइल। ये एक यूएस मेड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है एंड डीप लैंड अटैक वॉरफेयर के लिए इसे यूज किया जाता है। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम अ शिप और सबमरीन। जब शिप से इसे लॉन्च किया जाता है ये वर्टिकली लॉन्च होता है, और जब सबमरीन से इसे लॉन्च किया जाता है तो ये हॉरिजॉन्टली टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च हो सकता है। इसकी एक स्पेशलिटी है कि इसे ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये सब सोनिक स्पीड पर एक लो एल्टीट्यूड मेंटेन करते हुए फ्लाई कर सकता है, और ये रडार द्वारा डिटेक्ट किया जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। दो रीज़न है, एक तो ये लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है और ये सब सोनिक स्पीड से फ्लाई करता है। इसका यूज किया जाता है फिक्स टारगेट को स्ट्राइक करने के लिए, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्राइक करा जाता है या फिर एयर डिफेंस साइट्स को स्ट्राइक किया जाता है। ऐसे रिस्क इन्वायरमेंट जहां पर मैंड एयरक्राफ्ट का जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरफेस टू एयर मिसाइल्स वहां पर चल सकते हैं, तो जो भी एयरक्राफ्ट जाएगा उसको खतरा है, वहां इस तरह का टॉम हॉक मिसाइल को यूज किया जाता है, क्योंकि इसे मनूवर करना भी बहुत ईजी होता है। यहाँ बैठे बैठे जिसे जहाँ से लॉन्च किया जाता है वहाँ से इसे मनोवर किया जा सकता है। अगर इसके प्रोपल्जन की बात करें तो एक सॉलिड प्रोपेलेंट इसमें यूज होता है इसके लॉन्च फेज में। बाद में इसमें टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है जिसमें बहुत ही कम हीट एमिट होता है, जिसके कारण ये इंफ्रारेड डिटेक्शन से भी बच जाता है। एंड इट कैन कैरी कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पेलोड्स बोथ। तो इस वजह से ये जो मिसाइल है टॉम हॉक मिसाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जापान ये 400 के नंबर में खरीद रहा है अमेरिका से। लेट्स डिस्कस अनदर साइड ऑफ दिस डील। इस डील के कुछ और पहलू पर भी बात करते हैं। देखो, यूएस का जो अपना ट्रेड डेफिसिट है अलग अलग कंट्री के साथ बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि यूएस अब उतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके यहाँ जो लोग हैं बहुत अधिक रिच हो गए हैं, तो उतना अधिक प्रोडक्शन में वो अपना हिस्सा नहीं ले पाते हैं। इवन यूएसए अपना फैक्ट्री भी चाइना में, इंडिया में, इस तरह के कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में बिठाने की कोशिश करता है, वहाँ से अपना प्रोडक्शन का काम करता है। तो अमेरिका में प्रोडक्शन ठीक से हो नहीं रहा है, तो अदर कंट्रीज़ वहाँ जाकर जितना एक्सपोर्ट कर देते हैं अमेरिका उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। अमेरिका का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बढ़ता जा रहा है, और यही कारण है कि अलग अलग कंट्रीज़ के साथ ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है। तो आप देखेंगे चाइना के साथ $362 बिलियन, ये 2022 का डाटा है, और हर साल देखो बढ़ता ही जा रहा है। तो यूएसए का चाइना के साथ $362 बिलियन, मैक्सिको के साथ $131 बिलियन, वियतनाम के साथ $116 बिलियन। तो इसी तरह से देखो इंडिया के साथ -38, यानी कि $38 बिलियन का एक ट्रेड डेफिसिट इंडिया के भी साथ है, यानी कि इंडिया वहाँ एक्सपोर्ट अधिक कर देता है, अमेरिका उतना एक्सपोर्ट इंडिया में नहीं कर पाता है। ये एक साफ साफ इसका मतलब है। और डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में यानी कि 2017 में इंडिया के साथ ये नंबर $22 बिलियन था, अभी बढ़ के 38 हो गया है। तो इससे अमेरिका बहुत झुंझलाया हुआ रहता है। अब जापान के साथ देखिए, यहाँ $68 बिलियन की बात हो रही है। तो अमेरिका अदर कंट्रीज़ को तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जापान तो यही समझ लो कि उसका एक एलाइड स्टेट है। तो जापान का बहुत सारा कंट्रोल अमेरिका के हाथों में है। फॉर एग्जांपल जापान अपनी सिक्योरिटी खुद से मेंटेन नहीं करता है। 1952 से लेकर अब तक अमेरिका ही उसके सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी लेता है। जापान किसी भी तरह का कोई आर्म्स का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है। तो इस तरह का जो एक डील हुआ था, सैन फ्रांसिस्को एग्रीमेंट हुआ था 1952 में, उसके बाद से जापान सैन्य रूप से मिलिटरीली पूरा पंगु हो चुका है। अमेरिका उसको पूरा कंट्रोल करता है मिलिटरीली। जापान की सिक्योरिटी अमेरिका के जिम्मे है। तो अमेरिका कहता है कि तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए तुम इतने सारे टॉम हॉक मिसाइल खरीदो, और जापान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो खुद से बना नहीं सकता है। 1952 का डील था। तो फाइनली जापान वो खरीदता है, और अमेरिका इस तरह से अपना ट्रेड डिफिसिट
का जो गुस्सा है वो जापान के साथ इस तरह से थोड़ा ठंडा करता है, अदर कंट्रीज के साथ वो कुछ नहीं कर सकता है, याद रखना। सो एक पहलू ये भी है इस डील का, और हर साल होता है ऐसा। जापान को अमेरिका कहता है चलो कुछ खरीद लो, तो जापान भी बेचारा खरीद लेता है। और जापान का भी ठीक है, क्योंकि सामने उसके चाइना है, तो उसे भी कुछ आर्मामेंट चाहिए ताकि वो तैयार रहे अपने एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए। सो इस तरह का एक यहाँ सर्कमस्टांसेस बनता है, ये आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं अगर क्वेश्चन की, जो हमने शुरू में देखा था, तो उसका राइट आंसर भी आपको मिल चुका है टॉपिक के डिस्कशन में ही। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट टॉम हॉक मिसाइल। आई होप यू लाइक्ड इट। ऑन दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग द सेशन, बट बिफोर गोइंग मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। आपका कोई भी इंटरेक्शन हमें इनॉर्मस एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।